बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन इत्तला और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने आज खिताब किया है। बुनियादी तौर पे वो एक फौजी तकरीब थी, पासिंग आउट परेड थी, उससे खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ बातें बराह रास्त की हैं और कुछ बातें कन्वे करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं उस तरफ आऊँगा और उसके बाद क्या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो कुछ बता रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, क्या ज़मीनी हक़ाइक़ इसके मुताबिक हैं और क्या जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है इसमें कुछ किरदार हैं जो कि पाकिस्तान को इस वक्त मुसीबत में मुब्तला किए हुए हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त अदालती बहरान है, आइनी बहरान है, सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है और इस बहरान का जन्म उस वक्त हुआ जब जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ, जब वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ फैसले लिए और उन फैसलों के इतने मनफी असरात मुरतब हुए कि पाकिस्तान का भुरकस निकल चुका है और पाकिस्तान के 22-23 करोड़ प्लस अवाम जो हैं उनका कोई वाली वारिस नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं और चंद अशराफिया के लोग हैं, गिनती के चंद खानदान हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं और पाकिस्तान के निज़ाम पे मुसल्लत हैं, पाकिस्तान के इदारों पे मुसल्लत हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को उन सिस्टम पूरे का पूरा सिस्टम उनके शिकंजे में है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या हम बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में ऐसे मनाजिर मैंने कम से कम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। जो जब से होश संभाला है 77 पहली एजिटेशन थी 1977 की जो तहरीक थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम वर्सेस पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, उसमें भी ऐसे मनाजर नहीं देखे गए जैसे मनाजर इस वक्त देखे जा रहे हैं। और रियासती जबर जो है इस वक्त पाकिस्तान में जो मुसल्लत है, ऐसा रियासती जबर पहले कभी नहीं देखा गया। और न सिर्फ ये कि बल्कि उस पर जो भी आवाज़ उठाता है वो क्रश कर दिया जाता है। ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान की जो रियासत है उसमें पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी को बागी करार दे दिया गया है और बागी करार दे के उनको कुचला जा रहा है, उनके सर कुचले जा रहे हैं। चादर और चार दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और जब जिस वक्त चाहते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस को इतनी कब से इतनी हिम्मत हुई कि वो दरवाजे तोड़े और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दरवाज़ा तोड़ा गया, राज चौधरी परवेज़ इलाही साहब का दरवाज़ा तोड़ा गया और न सिर्फ दरवाज़ा तोड़ा गया बल्कि पूरी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। और आखिर क्या वजह है? अली अमीन गंडापुर है हमारे सामने, बहुत सारे दीगर, डॉक्टर शहबाज गिल हैं, आज़म सवाती साहब हैं, सहाफ़ियों की एक लंबी फहरिस्त है। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है ये आखिर माजरा क्या है? क्यों इस तरह का मामला है? ये किसको मसला है? क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब तो आए हैं 29 नवंबर को और ये तो सब कुछ उनके पहले से तसलसल चल रहा है और उन्हीं की वो तो अभी तक ब्रीफिंग्स ही ले रहे थे। तो आज उनका पहली दफ़ा अपीयरेंस हुई है, पहली दफ़ा बराह रास्त उनकी तकरीर जो है वो दिखाई गई है। तो पहले तो ज़रा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की गुफ्तगू को हम देखते हैं। वो कहते हैं कि रियासत का महवर पाकिस्तान की आवाम है और पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज़ करदा आइनी किरदार से वाबस्तगी है। ये बहुत अच्छी बातें हैं और इन बातों को गौर से मैं सारी गुफ्तगू और उसके बाद फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से, क्योंकि मुझे भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता थीं और हैं अभी तक। देखते हैं कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ नहीं और फ़र्ज मादर वतन की हिफाजत से ज़्यादा अहम नहीं। और हमारी फ़ौज हमारे अजीम कायद के नज़रिए पर अमल पैरा है जिसमें ज़ात, रंग, नस्ल या इलाकाई तफरीक नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमज़ोरी ना समझा जाए, बिल्कुल दुरुस्त है। हम अपने मादर वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फ़र्ज को निभाने के लिए हमा वक्त तैयार है इंशाअल्लाह। अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ समाही
دشمن کی تعداد یا وسائل سے مروب نہیں ہوتے۔ یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں اس لیے کہنا پڑ رہی ہیں۔ تو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو مسائل پیدا کیے، اس سے نہ صرف ریاست اس مسائل میں گھری ہوئی ہے، بلکہ افواج پاکستان بھی ان مسائل میں ابھی تک گھری ہوئی ہے۔ نہ صرف پاکستان کی فوج بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی انہی مسائل کا شکار ہے۔ افواج پاکستان کے غیور اور سربکر سپاہی دشمن کی تعداد یا وسائل سے مروب نہیں ہوتے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم نے دکھایا، ابھی نندن والا سین ہوا، تو افواج پاکستان اپنے مضبوط قوت ارادی، وعدہ پروردگار اور اسی کے تابع فرمان ہیں۔ آرمی چیف نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کے قصے کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا کہ اللہ کی مرضی سے چھوٹی قوت نے بڑی طاقت کو شکست دے دی۔ دشمن ریاستی اور سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں عوام اور ریاست کا کلیدی کردار ہے۔ بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہونے والے امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ بالکل درست کہا۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ ہم اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا اور اس ضمن میں حقیقت اور ابہام میں واضح فرق روا رکھا جائے گا۔ دشمن عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے۔ عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم و دوام رکھا جائے گا۔ افغانستان میں استحکام ہماری سلامتی کے لیے بنیادی حیثیت ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ کشمیر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر میں جو بھی لیڈرشپ آتی ہے، جو بھی وزیر اعظم آتا ہے اور جو بھی آرمی چیف آتا ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنی ذاتی امنگوں اور خواہشات کو، ماضی کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے ذاتی خواہشوں اور امنگوں کے مطابق ایک ذہنی خاکہ تیار کیا ہوا تھا اور اس کے اکارڈنگلی وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ آئسولیشن میں جا کے یہ سارا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر نتیجہ جو یہی آتا ہے جو ہم قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو فرمودات ہیں وہ آ رہے ہیں، ٹکڑوں کی صورت میں آ رہے ہیں، اور جب باہر آتی ہیں باتیں اب تو آ رہی ہیں ان کے جانے کے بعد، لیکن یہ یقین جانیے کہ اس وقت بھی جب یہ گفتگو ہو رہی تھی یا ہو رہی ہوتی ہے تو چیزیں لیک ہو جاتی ہیں، اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے پاکستان کی، واقعتاً پاکستان کی سلامتی کو، پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ممالک جو ہیں ان کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ بھی اسٹو میں لگے ہوتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور نئے آرمی چیف آئے ہیں وہ کیا کرنے لگے ہیں۔ تو باجوہ صاحب نے جب آنے کے بعد جو کچھ کیا، جو گفتگویں کیں، وہ سب کے سامنے تھیں، جبکہ ریاست کی پالیسی بالکل ڈیفرنٹ تھی، اور حکومت ریاست ایک سائڈ پہ تھی، اور باجوہ صاحب اپنے فریم آف مائنڈ کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، اور وہ 6 سال وہی کرتے رہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کشمیر کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے ان کی تاریخی جدوجہد اور حق خود ارادیت کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ عالمی برادری کو یہ جان لینا ہے چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر علاقائی امن ہمیشہ مبہم رہے گا۔ تو یہ آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب نے کہی ہیں کچھ باتیں، یہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ان کا ویژن ہے ایک، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جنرل آصف منیر صاحب بالکل ایک اپنا آزاد ذرائع سے جاننے کی ضرور کوشش کریں کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو سیاست سے بالکل تعلق نہیں ہے افواج پاکستان کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جو آئینی کردار ہے اس کی طرف لے کے جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں بہت زیادہ انوالومنٹ نظر آ رہی ہے کچھ کرداروں کی۔ یہ کیوں نظر آ رہی ہے یہ ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ سریعام نظر آ رہی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے کوئی راکٹ سائنس ہے۔ تو یہ اس کا پتہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کہ ان کی پالیسی کے برعکس جو ان کی گائیڈ لائن ہے، ان کی جو پالیسی ہے اس کے برعکس کچھ کردار جو سپاٹ فکسر کہتا ہوں میں ان کو، وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے اس وقت، یہ تو آرمی چیف کی آپ کو میں نے اسپیچ بتا دی۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں بہت اچھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کریں ہماری افواج پاکستان کو، میں تو یہی کہوں گا۔ لیکن ضروری ہے کہ پھر ایک اکراس دا بورڈ ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے، ایک ہی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ جب یہ تاثر جانا شروع ہو جائے کہ نہیں ابھی بھی معاملات گڑبڑ ہیں، تو پھر اس سے ایک ہوتی ہے، لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں۔ پاکستان کے عوام اس وقت کچھ اور چاہ رہے ہیں، پاکستان کے عوام اس وقت پسے ہوئے ہیں، اور پچھلے 13 مہینے سے پاکستان کا جو ستیہ ناش ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اب آتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کا جو گھر رات اس پہ حملہ ہوا، وہ بڑا ہی انبلیویبل تھا۔ تو ہماری اطلاع کے مطابق
क्रुशल मामला चल रहा है। अगले 72 घंटे 3-4 दिन जब तक मंगल का दिन आ नहीं जाता बड़े ही हालात संजीदा और मजीद खराब हो सकते हैं। और इन 3 दिनों में कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उनके इरादों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, उनके अज़्म को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और इमरान खान साहब पे आखिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी ताकत पे आखिरी हमला होगा। अभी होने हैं हमले, अगले 2-3 दिन तक ये हमले होते रहेंगे, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब को और मोनस इलाही को ये कहा गया था और क्या कहा जा रहा है कि आप इमरान खान को छोड़ दें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इंतखाबात मत लड़ें, बल्ले के निशान पर इलेक्शन मत लड़ें, आप साइड पे हो जाएं, हम आपको इससे अच्छा पैकेज देंगे और हम आपको एडजस्ट करवाते हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ, और पंजाब आपको मिलेगा अगले इलेक्शन में, हम आपको पंजाब की गारंटी देते हैं कि आप वजीर आला होंगे, और लेकिन आप इमरान खान को छोड़ दें, पीटीआई के निशान पे इलेक्शन मत लड़ें, अपना पूरे का पूरा ग्रुप बाहर निकालें और खुदा हाफिज कहें। ये सारी की सारी बातें की जा रही हैं। अपने स्पीकर को वापस ले लें, आप वजीर आला के तौर पे हम आपको दोबारा बहाल कर देते हैं, ये भी कहा जा रहा है कि हम आपको वजीर आला के तौर पे दोबारा बहाल कर देते हैं, और ये इलेक्शन से मसले से निकलें। ये सारी बातें उनको कही जा रही हैं, और ये सारी बातें कहने का मकसद क्या है? तो इत्तेफाक की बात है कि चौधरी परवेज इलाही साहब, मोनस इलाही जो हैं, वो एक फैसला कर चुके हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि हम अपना सियासी फैसला कर लिया है, अब हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाए और आप अपनी सियासत करें, हमें अपनी सियासत करने दें। ये मामला यहाँ तक है। तो ये काम सिर्फ चौधरी परवेज इलाही साहब से नहीं कहा जा रहा, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन तीनों को भी कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन के मामले से निकलें। ये सियासी मामलात हैं, सियासी मामलात सियासतदान खुद ही हल कर लेंगे। पार्लिमान है, काबीना है, अपोजिशन है, हुकूमत है, सियासी जमातें हैं, आपस में दस्तो गिरबां होंगी, जो भी होगा आप इसमें से निकलें। तो ये रोज रात चौधरी परवेज इलाही साहब का गेट तोड़ा है बख्तरबंद गाड़ी से, ये मैसेज है सबको, ये डराने की कोशिश की जा रही है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि बहुत ज़्यादा संजीदा मामलात हैं, बहुत ज़्यादा संजीदा मामलात हैं, और जन आसिम मुनीर साहब से मैं ज़रूर कहूँगा, जन आसिम मुनीर साहब को 5 महीने हो चुके हैं, पूरे 5 माह हो चुके हैं। आज 29 अप्रैल है और 29 नवंबर को वो अपने ओहदे पर अल्लाह ताला ने उनको फाइज किया था। तो वो ज़रूर देखें कि हो क्या रहा है इस ममलकत खुदादात में, और वो कौन से किरदार हैं जो ये सब कुछ उनकी पॉलिसियों के बरअक्स ये सब कुछ कर रहे हैं, और इतना जुल्म ढाया जा रहा है, क्योंकि निगरान हुकूमत में तो इतनी ताकत नहीं है, निगरान हुकूमत में इतनी ताकत नहीं है, और ना ही 14 जमाती इत्तेहाद जो है उसमें इतनी ताकत है कि वो ये सब कुछ करे जब तक कि उसको चंद स्पॉट फिक्सर्स की आशीर्वाद ना हो। या तो फिर वो खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहे हैं 14 जमाती इत्तेहाद, ये सब के सब मुसल्लत शुदा जो लोग हैं वो फिर आपको भी चैलेंज कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज कर रहे हैं, रियासत को भी चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब आए फिर हमारे साथ बराह रास्त दस्तो गिरबां हों, तो फिर हम आपको बताएंगे। ये सारी मामला हो रहे हैं, तो इस पे संजीदगी से गौर करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।